Hello friends, today we will discuss about building material part, that is brick. Here in this video, I will tell you some important things which will be related to brick and I hope which can be helpful for you. So आगे हम बात करते हैं brick के इंट्रोडक्शन के बारे में. तो सबसे पहले what is brick? Brick क्या होती है? Brick is the building material which is used in making walls, pavements and other elements in masonry construction. ब्रिक एक बिल्डिंग मटेरियल होती है जिसका यूज़ हम वॉल बनाने में एंड एज अ पेमेंट्स एंड अदर एलिमेंट्स इन मशीनरी कंस्ट्रक्शन लाइक सब स्ट्रक्चर वर्क एंड सुपर स्ट्रक्चर वर्क में ब्रिक का यूज़ करते हैं. ओके, फर्दर वी मूव ऑन. नेक्स्ट टॉपिक, इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक. फर्स्ट वन इज सिलिका. सिलिका कंटेंट इन ब्रिक विच मे बी वेरी फ्रॉम 50 to 60%. सिलिका इम्पार्ट यूनिफॉर्म शेप एंड साइज. आपकी ब्रिक में जो उसका यूनिफॉर्म शेप एंड साइज होता है उसके लिए आपके लिए सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है. इफ सिलिका इज एक्सेस देन ब्रिक बिकम ब्रिटल. यदि आपकी ब्रिक में सिलिका की क्वांटिटी उसकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाती है तो आपकी ब्रिक ब्रिटल होने लगती है, मीन्स भंगुर हो जाती है. इफ़ एल्यूमिना इन लेस क्वांटिटी सिलिका प्रोवाइड फ्लेक्सिंग टेम्परेचर इन द ब्रिक. यदि आपके ब्रिक में एल्यूमिना की क्वांटिटी कम प्रेजेंट है तो सिलिका फ्लेक्सिंग टेम्परेचर प्रोवाइड कराता है फॉर फ्यूजिंग ऑफ द डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स. हम बात करते हैं आगे एल्यूमिना. एल्यूमिना कंटेंट इन ब्रिक विच में बी वेरी फ्रॉम 20 to 30%. एल्यूमिना इम्पार्ट प्लास्टिसिटी इन द ब्रिक. इफ एल्यूमिना इन एक्सेस देन ब्रिक बिकम क्रैक, वार्प, श्रिंक एंड ट्विस्ट. यदि आपकी ब्रिक में एल्यूमिना की क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाती है तो ब्रिक में क्रैक्स, वार्प, श्रिंक एंड ट्विस्ट जैसी प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है. एल्यूमिना इज़ अ फ्लेक्सिंग एजेंट. एल्यूमिना एक फ्लेक्सिंग एजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की फ्यूजिंग कराने के लिए. आगे हम बात करते हैं लाइम की. लाइम कंटेंट इन ब्रिक विच में बी वेरी फ्रॉम 4 to 5%. लाइम हेल्प टू फ्यूज वेरियस इंग्रेडिएंट्स, रिड्यूस क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग. लाइम ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की फ्यूजिंग कराने के लिए और लाइम कंटेंट से आपकी क्रैकिंग, श्रिंकेज एंड वार्पिंग जैसी प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाती हैं. मैक्सिमम परमिसिबल लाइम इज 10%. जनरली लाइम कंटेंट जो ब्रिक में होता है वो 4 to 5% वेरी करता है, बट मैक्सिमम इसकी परमिसिबल लिमिट जो होती है वो 10% होती है. इफ लाइम इज एक्सेस देन क्रिएट स्लैकिंग एक्शन, एक्सपांसन, डिसइंटीग्रेशन एंड मेल्टिंग ऑफ ब्रिक. यदि आपकी ब्रिक में लाइम कंटेंट उसकी ओरिजिनल क्वांटिटी से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी ब्रिक में स्लैकिंग एक्शन होने लगता है. लाइक जैसा आपने देखा होगा जब आप कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्योर लाइम मिलता है. जो प्योर लाइम होता है वो रैपिडली वाटर से रिएक्ट करके कैल्शियम बाई कार्बोनेट बनाता है, तो ये रिएक्शन स्लैकिंग एक्शन कहलाती है. सो सेम फिनोमिना विल ऑल्सो बी क्रिएट हेयर इफ लाइम कंटेंट इन एक्सेस क्वांटिटी. आगे हम बात करते हैं आयरन ऑक्साइड. आयरन ऑक्साइड इन ब्रिक विच में वेरी फ्रॉम 5 to 7%. आयरन ऑक्साइड इम्पार्ट चेरी रेड कलर, हार्डनेस एंड स्ट्रेंथ. जो आपकी ब्रिक में चेरी रेड कलर होता है और उसकी हार्डनेस होती है और उसकी स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आयरन ऑक्साइड. इफ आयरन ऑक्साइड लेस देन 5% एंड मोर देन 7% मेक्स ब्रिक ब्रिटल इन द नेचर. यदि आपकी ब्रिक में आयरन ऑक्साइड 5% से कम और 7% से ज़्यादा हो जाता है तो आपकी ब्रिक अगेन ब्रिटल होने लगती है, भंगुर हो जाती है. इट हेल्प फ्यूजिंग बिटवीन लाइम एंड सिलिका. लाइम एंड सिलिका की फ्यूजिंग कराने के लिए आयरन ऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल होता है. लास्ट वन इज मैग्नीशिया. मैग्नीशिया कंटेंट इन ब्रिक विच में वेरी फ्रॉम लेस देन 1%. इट्स इम्पार्ट साउंडनेस प्रॉपर्टी एंड येलो टिंच कलर. जो आपकी ब्रिक में साउंडनेस प्रॉपर्टी होती है, मतलब ब्रिक की क्वालिटी की बात करें तो वो मैग्नीशिया के रिस्पॉन्सिबल होता है और येलो टिंच कलर देता है. इफ़ MgO इज एक्सेस इट रिड्यूस सर्विसिबिलिटी. यदि आपके ब्रिक में मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है तो इसकी सर्विसिबिलिटी रिड्यूस होने लगती है, मतलब इसकी ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है. ओके. लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक. यहाँ पर हम ब्रिक के मैन्युफैक्चर की बात करेंगे कि ब्रिक को कैसे बनाया जाता है. ब्रिक को बनाने के लिए यहाँ पे डिफरेंट स्टेप्स हैं. प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ क्ले की. क्ले को कैसे प्रिपेयर किया जाता है ब्रिक बनाने के लिए. तो यहाँ पर इस प्रोसेस की बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ क्ले कैसे करते हैं. फर्स्ट वन इज़ अनसॉइलिंग. तो आपने देखा होगा कि
जहाँ से भी अपन क्ले ऑब्टेन करते हैं तो उसमें कुछ बड़े बड़े लार्ज स्टोन पीसेस हो सकते हैं, कुछ पॉलीथीन के पीसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम टॉप 200 mm लेयर को रिमूव कर देते हैं, जो क्या कहलाती है, अनसॉइलिंग कहलाती है। अनसॉइलिंग करने के बाद अपन डिगिंग करते हैं। डिगिंग में आप 1.5 से 2 मीटर तक डिग करते हैं फॉर अ सिंगल स्लॉट। डिगिंग करने के बाद जो क्ले ऑब्टेन होती है उसकी क्लीनिंग की जाती है। क्लीनिंग में आप लार्ज सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं एंड अदर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। क्लीनिंग के बाद मेलिंग प्रोसेस में आप ओपन स्पेस में क्ले को 8 to 12 वीक्स के लिए फैला कर रख देते हैं ड्राइंग के लिए। उसके बाद मिक्सिंग या ब्लेंडिंग। लास्ट में आप इस क्ले को प्रॉपरली मिक्स किया जाता है। मिक्स के लिए आप जो भी इंग्रेडिएंट्स की कमी होती है, जो भी क्वांटिटी कम होती है जिन इंग्रेडिएंट्स की, उनको प्रॉपर मिलाकर इसमें मिक्स किया जाता है। मिक्सिंग इन पग मिल कॉल्ड टेम्परिंग। यदि आपकी मिक्सिंग पग मिल में की जाती है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है टेम्परिंग। सो क्ले प्रिपेयर होने के बाद यहाँ पर हम मोल्डिंग करते हैं। यहाँ पर हम मोल्डिंग को नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में स्टडी करेंगे। देन मोल्डिंग के बाद जो आपको ब्रिक ऑब्टेन होती है उसको ग्रीन ब्रिक बोला जाता है। इसमें 15 to 30% मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है। मोल्डिंग के बाद इसकी आर्टिफिशियल ड्राइंग कराई जाती है। ड्राइंग के बाद जो आपको ब्रिक ऑब्टेन होती है उसको रॉ ब्रिक बोला जाता है, जिसमें 2 to 3% तक मॉइस्चर कंटेंट अवेलेबल होता है। ड्राइंग के बाद इसकी बर्निंग की जाती है, सो हमें रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ब्रिक ऑब्टेन हो जाती है। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में मोल्डिंग, ड्राइंग एंड बर्निंग के बारे में बात करेंगे। आगे हम ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट प्रोसेस की बात करते हैं, जिसमें से फर्स्ट वन इज मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। प्रिपरेशन ऑफ क्ले की बात हम पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है मोल्डिंग ऑफ ब्रिक। तो देयर आर टू मेथड ऑफ मोल्डिंग। फर्स्ट वन इज हैंड मोल्डिंग, सेकंड वन इज मशीन मोल्डिंग। हैंड मोल्डिंग आप दो तरह से कर सकते हैं, ग्राउंड हैंड मोल्डिंग एंड टेबल हैंड मोल्डिंग। The size of mold is 8 to 12% more required brick size. जो आपको रिक्वायर्ड ब्रिक चाहिए होती है उससे 8 से 12% ज़्यादा आप मोल्ड का साइज लेते हैं। बात करते हैं मशीन मोल्डिंग की। तो मशीन मोल्डिंग टू टाइप्स की होती है, ड्राई क्ले मशीन मोल्डिंग एंड प्लास्टिक क्ले मशीन मोल्डिंग। ड्राई क्ले में आप ब्लेंडिंग, टेम्परिंग एंड मोल्डिंग इन अ सिंगल यूनिट, मतलब ब्लेंडिंग, मिक्स और टेम्परिंग मतलब पगिंग में जो आप उसकी मिक्सिंग कराते हैं, एंड मोल्डिंग, तीनों एक सिंगल यूनिट में होती है, जिसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट अप टू 10% तक अवेलेबल होता है। बात करते हैं प्लास्टिक के लिए मशीन मोल्डिंग की। इसमें ब्लेंडिंग, टेम्परिंग एक सिंगल यूनिट में होती है, बट मोल्डिंग आपकी अदर यूनिट में होती है। इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो 15% तक अवेलेबल होता है। ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी की बात करें तो सबसे अच्छी जो आपकी एफिशिएंसी देता है वो देते हैं ड्राई क्ले, उसके बाद प्लास्टिक क्ले, देन ग्राउंड मोल्डिंग, देन टेबल मोल्डिंग। तो ये आपको एफिशिएंसी का ऑर्डर याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। ड्राइंग प्रोसेस ऑफ ब्रिक, मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस्ड फ्रॉम 15 to 35 अप टू 2 to 3%। जो इसमें आप ड्राइंग प्रोसेस कराते हैं, ड्राइंग प्रोसेस के बाद आपकी ब्रिक में मॉइस्चर कंटेंट 2 से 3% तक रिमेन रह जाता है। तो देयर आर टू मेथड्स ऑफ ड्राइंग, एयर ड्राइंग एंड आर्टिफिशियल और किल्न ड्राइंग। एयर ड्राइंग में आप ग्रेजुअल ड्राइंग प्रोसेस होती है, जिसमें आप ब्रिक को ओपन स्पेस में छोड़ देते हैं फॉर एटमॉस्फेयर से ड्राइंग होने के लिए। बट आर्टिफिशियल और किल्न ड्राइंग में आप सडन ड्राइंग प्रोसेस होती है, जिसमें आप टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आर्टिफिशियल और किल्न ड्राइंग में टेम्परेचर कितना देते हैं। तो जो टेम्परेचर होता है 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जिसके कारण आपका मॉइस्चर कंटेंट 2 to 3% तक रिड्यूस हो जाता है। फर्दर वी मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, बर्निंग ऑफ ब्रिक। देयर आर टू मेथड ऑफ बर्निंग। फर्स्ट वन इज क्लैम्प बर्निंग, सेकंड वन इज किल्न बर्निंग। मतलब एक क्लैम्प बना के आप बर्निंग कराते हैं, सेकंड आप भट्टी में इसको बर्न कराते हैं। तो पहले हम बात करते हैं क्लैम्प बर्निंग की। क्लैम्प बर्निंग में ट्रेपोजॉइडल प्लान होता है एंड स्लोपिंग ग्राउंड शुड बी 10 to 15 डिग्री। इसमें एक ट्रेपोजॉइडल प्लान बनाते हैं और जिसका स्लोप आप देते हैं 10 to 15 डिग्री। हाइट ऑफ द क्लैम्प इज इक्वल टू 3 to 4 मीटर। कैरी मड थिकनेस 50 to 60 सेंटीमीटर। इसको चारों तरफ आप एक मड से उसकी थिकनेस को बना देते हैं और एक साइड से आप इसको ओपन छोड़ देते हैं, जिसकी थिकनेस होती है 50 to 60 सेंटीमीटर। वन साइड ओपन टू हेल्प बर्निंग, एक साइड से आप ओपन छोड़ देते हैं जिससे आपकी बर्निंग हो जाती है। बर्निंग एंड कूलिंग 1 to 2 मंथ। तो यहाँ पर बर्निंग आपकी सबसे पहले 1 से 2 महीने के लिए की जाती है, उसके बाद कूलिंग अगेन 1 to 2 मंथ के लिए की जाती है। नॉट प्रॉपर शेप एंड साइज। आपकी क्लैम्प बर्निंग से जो आपको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी की ब्रिक मिलती है वो अच्छे से नहीं मिल पाती है, मतलब प्रॉपर शेप एंड साइज आपको रिक्वायर्ड नहीं हो पाता है। बात करते हैं किल्न बर्निंग की। यहाँ पर किल्न बनने की भी अलग अलग दो मेथड है। फर्स्ट वन इज़ कंटिन्यूस सप्लाई एंड इंटरमीडिएट सप्लाई।
कंटिन्यूस सप्लाई में आप लोडिंग, बर्निंग एंड कूलिंग साइमल्टेनियसली होती है। मतलब इसमें सबसे पहले आप लोडिंग कराते हैं ब्रिक की, देन उसकी बर्निंग होती है, देन कूलिंग। ये तीनों प्रोसेस एक साथ होती रहती है, मतलब साइक्लिंग प्रोसेस होती है यहाँ पर। तो जो इसकी जो मेथड्स हैं उनके बस आप नाम याद रख लीजिए, बुल ट्रेंच मेथड, हॉफमैन मेथड एंड टनल मेथड। और इंटरमीडिएट सप्लाई में आप वन आफ्टर अदर, मतलब सबसे पहले यहाँ पर लोडिंग की जाती है, लोडिंग के बाद पूरे स्लॉट की आप बर्निंग होती है, बर्निंग के बाद उसकी कूलिंग की जाती है। मतलब ये एक के बाद एक प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। जो इसकी मेथड्स हैं वो है अप एंड ड्रॉट मेथड एंड डाउन ड्रॉट मेथड। कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं यहाँ पर हम। ब्रिक बर्न एट गुड क्वालिटी शेप एंड साइज, मतलब जो किल बर्निंग में आपकी जो ब्रिक ऑप्टेन होती है वो प्रॉपर गुड क्वालिटी शेप एंड साइज की ब्रिक आपको ऑप्टेन हो जाती है। यहाँ पर जो ब्रिक को हीट करते हैं वो आप करते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस पे या 900 to 1200 डिग्री सेल्सियस पे। इफ़ बर्निंग टेम्परेचर इज हाई देन ब्रिक बिकम ओवर बर्न ब्रिक ब्रिटल इन नेचर। यदि आपके ब्रिक का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो जो आपको ब्रिक ऑप्टेन होती है वो होती है ओवर बर्न ब्रिक, और जो किस नेचर में होती है, ब्रिटल नेचर की होती है, भंगुर नेचर की होती है। इफ़ टेम्परेचर इज लो देन ब्रिक बिकम अंडर बर्न ब्रिक सॉफ्ट इन नेचर। यदि आपकी ब्रिक को बर्निंग कराते टाइम टेम्परेचर कम रह जाता है तो जो ब्रिक आपको ऑप्टेन होती है वो अंडर बर्न ब्रिक होती है, जो आपकी सॉफ्ट नेचर की होती है। सो यहाँ पर हमने ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग की डिफरेंट प्रोसेस की बात कर ली है। अब आगे हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ ब्रिक। तो मॉड्यूलर ब्रिक एंड कन्वेंशनल ब्रिक, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ब्रिक। जो आपका मॉड्यूलर ब्रिक का स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 19x19x9 सेंटीमीटर, एंड कन्वेंशनल ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है वो होता है 23.1 सेंटीमीटर इंटू 11.4 सेंटीमीटर इंटू 7.6 सेंटीमीटर। जो मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है आफ्टर प्लास्टरिंग होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, एंड कन्वेंशनल ब्रिक का नॉमिनल साइज होता है आफ्टर प्लास्टरिंग 24.1 सेंटीमीटर इंटू 12.4 सेंटीमीटर इंटू 8.6 सेंटीमीटर। तो आपको ये डायरेक्टली इनके साइज याद रखने हैं। बात करते हैं ब्रिक फिल। तो ब्रिक फिल का साइज होता है 19x9x4 सेंटीमीटर। यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे 9 की है 4 सेंटीमीटर स्टैंडर्ड साइज जो होता है, एंड नॉमिनल साइज होता है 20x10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर। फर्दर वी मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, टेस्ट फॉर ब्रिक्स। यहाँ पर हम ब्रिक की क्वालिटी को चेक करने के लिए डिफरेंट टेस्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चर टेस्ट। कट अलोंग द ब्रिक, क्रॉस सेक्शन शुड बी होमोजीनियस, नो क्रैक्स एंड नो पेबल्स। जब आप ब्रिक को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो उसका क्रॉस सेक्शन होना चाहिए वो होमोजीनियस होना चाहिए। होमोजीनियस मतलब ईच एंड एवरी पॉइंट पे सेम मटेरियल प्रेजेंट होना चाहिए, एंड नो क्रैक्स एंड नो पेबल्स, कोई भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, ना कोई पेबल्स मतलब छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े या अदर इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो आपकी गुड क्वालिटी की ब्रिक होगी। सेकेंड वन इज साउंडनेस टेस्ट। When two bricks struck together, it should be clear ringing sound, then it will be good quality brick. जब आप दो ब्रिक को स्ट्रक कराते हैं, मतलब एक ब्रिक को दूसरी ब्रिक पर मारते हैं, तो इसका क्लियर रिंगिंग साउंड होना चाहिए, देन इट विल बी गुड क्वालिटी ब्रिक। तो आपकी ये अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होगी। थर्ड वन इज टफनेस टेस्ट। फॉल फ्रॉम 1 मीटर हाइट, नॉट ब्रेक इनटू 2 पीस। जब आप ब्रिक को 1 मीटर की हाइट से गिराते हैं तो ये 2 पीसेस में नहीं होना चाहिए। फोर्थ वन इज अल्कली टेस्ट। इफ़ नो एफ्लोरेंस इट वुड बी गुड क्वालिटी ब्रिक। एल्कली टेस्ट में आप देखते हैं कि ब्रिक में कोई भी एफ्लोरेंस मतलब दाग धब्बे नहीं होना चाहिए, तो आपकी गुड क्वालिटी की ब्रिक होगी। लास्ट वन इज वाटर एब्सॉर्प्शन टेस्ट। व्हेन ब्रिक पुट इनटू अंडर वाटर फॉर 24 आवर्स, इफ वाटर एब्जॉर्प्शन इज 16% इंडिकेट गुड क्वालिटी ब्रिक। जब आप ब्रिक को 24 आवर्स के लिए अंडर वाटर रखते हैं, पानी के अंदर डुबोकर रखते हैं, तो जो वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 16% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपकी ब्रिक इंडिकेट करती है गुड क्वालिटी की ब्रिक होगी। ओके, तो यहाँ पर हमने ब्रिक को डिफरेंट क्लास में क्लासिफाइड किया है। तो जो फर्स्ट क्लास ब्रिक का वाटर एब्जॉर्प्शन होता है वो 20%, सेकेंड क्लास ब्रिक 22%, थर्ड क्लास ब्रिक 25% एंड फोर्थ क्लास ब्रिक 30%। ओके, नेक्स्ट टेस्ट है कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। मतलब यहाँ ब्रिक की आप कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक लगाते हैं या टेस्ट करते हैं। तो जो आपकी मिनिमम कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक होती है वो होती है 3.5 मेगा पास्कल। तो फर्स्ट क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 10.5 मेगा पास्कल, सेकेंड क्लास ब्रिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 7.5 मेगा पास्कल,
थर्ड क्लास ब्रेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 5.5 मेगापास्कल एंड फोर्थ क्लास ब्रेक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 3.5 मेगापास्कल। ये डायरेक्टली आपको वैल्यू याद रखनी है। सेवेंथ है हार्डनेस टेस्ट बाय फिंगर नेल नॉट फ्रॉम स्क्रैच ओवर द सरफेस। जब आप ब्रेक को नेल से, आपकी फिंगर नेल से स्क्रैच करते हैं तो उस पर कोई भी स्क्रैच डेवलप नहीं होना चाहिए, तो आपकी गुड क्वालिटी ब्रेक इंडिकेट होगी। तो यहाँ पर हमने ब्रेक के डिफरेंट टेस्ट की बात कर ली है। लेट्स मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, ब्रेक मेशनरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्रेक का। तो ब्रेक मेशनरी का मीन्स होता है ईंट चिनाई कार्य। इसमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज होती हैं, जैसे कि हेडर। हेडर क्या होता है? विजिबल विड्थ एंड डेप्थ। जैसे आपने ब्रेक तो देखी होगी, जो ब्रेक का लॉन्गिट्यूडनली पार्ट होता है जिसमें आपको वो लेंथ एंड डेप्थ विजिबल होती है, तो उस पार्ट को बोलते हैं स्ट्रेचर। एंड जब आप उसका क्रॉस सेक्शन कट करते हैं तो आपको जो क्रॉस सेक्शन में विड्थ एंड डेप्थ विजिबल होती है उसको बोलते हैं हेडर। तो यहाँ पे हेडर लिखा है विजिबल विड्थ एंड डेप्थ एंड स्ट्रेचर विजिबल लेंथ एंड डेप्थ। कोर्स ऑफ ब्रेक, ब्रेक अरेंज इन रेगुलर पैटर्न। जब आप ब्रेक को एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं तो जो एक लाइन में आप ब्रेक का अरेंजमेंट क्या कहलाता है? कोर्स ऑफ ब्रेक। जब आप मल्टीपल कोर्स अरेंज कराते हैं तो जो क्या होता है वो बॉन्ड ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पे लिखा है डिफरेंट कोर्स अरेंज वन अबव द अदर्स। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंट कोर्स का अरेंजमेंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड ऑफ ब्रेक। नेक्स्ट वन इज कट पोर्शन ऑफ ब्रेक। तो यहाँ पर ब्रेक के डिफरेंट कट पोर्शन की स्टडी करते हैं। जैसा कि आप ब्रेक को डायरेक्टली हर जगह पुट नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम डिफरेंट कट पोर्शन करेंगे, मतलब ब्रेक को कैसे कैसे कट किया जाता है, कहाँ प्लेस करते हैं, उन सब बारे में बात करते हैं। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कट पोर्शन ऑफ ब्रेक, क्लोजर एंड बेड। यहाँ पर क्लोजर के भी डिफरेंट टाइप हैं, क्वीन क्लोजर, किंग क्लोजर, बेवल्ड क्लोजर एंड मिटेड क्लोजर। यहाँ पे क्वीन क्लोजर को भी दो फर्दर पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाफ क्वीन क्लोजर एंड क्वार्टर क्वीन क्लोजर। यहाँ पर बेड को भी फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाफ बेड, 3/4 क्वार्टर बेड एंड 1/4 क्वार्टर बेड। ओके, सो यहाँ पर डायग्राम की हेल्प से भी आप डिफरेंट कट पोर्शन को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्वीन क्लोजर। क्वीन क्लोजर होता है कट अलोंग द लेंथ ऑफ द ब्रेक। मतलब जब ब्रेक को लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं तो जो आपको पोर्शन ऑब्टेन होता है वो होता है क्वीन क्लोजर। एंड हाफ क्वीन क्लोजर होता है जब आप ब्रेक को लॉन्गिट्यूडनली हाफ कट करते हैं, मतलब आपको 50% पार्ट ब्रेक का ऑब्टेन हो जाता है, तो वो पार्ट होता है आपका हाफ क्वीन क्लोजर, जिसका साइज होता है 20 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इसमें जो आपकी लेंथ एंड डेप्थ है वो सेम रहती है, पर आपकी जो विड्थ है वो आधी हो जाती है। इन क्वार्टर क्वीन क्लोजर जब आपको ब्रेक का 25% पार्ट ऑब्टेन होता है तो वो पार्ट कहलाता है क्वार्टर क्वीन क्लोजर। इसमें आपकी लेंथ एंड विड्थ हाफ हो जाती है पर डेप्थ सेम रहती है। ठीक है, बात करते हैं किंग क्लोजर की। कट हाफ ऑफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ। यहाँ पे आप ब्रेक को इस वे में कट करते हैं कि एक एंड पे आपकी जो विड्थ होती है वो पूरी होती है, पर एक एंड पे आपकी विड्थ हाफ हो जाती है। एंड एक एंड पे लेंथ फुल होती है एंड एक एंड पे लेंथ हाफ हो जाती है। तो जो इसका साइज बनता है वो बनता है 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। ओके, बेवेल्ड क्लोजर की बात करें तो ये फॉर्म ऑफ द किंग क्लोजर इन विच होल लेंथ इज चैम्फर्ड इन सच वे हाफ विड्थ इज मेंटेन एट वन एंड एंड फुल विड्थ इज मेंटेन एट अदर एंड। सो बेवेल्ड क्लोजर आपका किंग क्लोजर का एक फॉर्म होता है जिसमें आप होल लेंथ को, मतलब जो पूरी लेंथ है उसको इस टाइप से चैम्फर्ड करते हैं कि एक एंड पे आपकी विड्थ हाफ हो जाती है एंड अदर एंड पे आपकी जो विड्थ रहती है वो फुल होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? बेवेल्ड क्लोजर, जो आपको पोर्शन ऑब्टेन होता है। मिटेड क्लोजर की बात करें तो कट पोर्शन हुज वन एंड इज कट स्प्लिट और मिटेड फॉर फुल विड्थ एंड एंगल ऑफ स्प्लिट शुड बी 45 डिग्री टू 60 डिग्री। Thus one longer phase of the mitred closure of full length and other longer phase in small length। तो यहाँ पर मिटेड क्लोजर में आप इस वे में कट करते हैं कि जो आपका एक एंड होता है वहाँ पे जो स्प्लेड या मिटेड, मतलब जो कटिंग करते हैं आप, वो विड्थ के अलॉन्ग एंगल कितना बना है? 45 टू 60 डिग्री का। तो एक साइड जो आपका लॉन्गर फेज होगा वो फुल लेंथ का होगा, बट अदर एंड्स पे जो आपका लेंथ होगी वो आपकी हाफ हो जाएगी। तो इस टाइप की कटिंग से जो आपको पोर्शन ऑब्टेन होता है वो कौन सा होता है? मिटेड क्लोजर। यहाँ पर एक डिफरेंट टर्म है क्योन।
क्यून क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल मेड बिटवीन टू प्रोजेक्टेड डायमेंशन ऑफ वॉल। मतलब वॉल का आउटर प्रोजेक्शन, मतलब दो वॉल के बीच में जो आप आउटर प्रोजेक्शन होता है, मतलब दो वॉलों के बीच में आउटर से आप जो एंगल बनाते हैं वो क्या कहलाता है? क्यून कहलाता है। यदि आपका क्यून 90 डिग्री है तो दैट इज राइट एंगल क्यून होगा। यदि आपका क्यून इज ग्रेटर देन 90 डिग्री है दैट इज ऑब्ट्यूज क्यून, एंड क्यून इज लेस देन 90 डिग्री दैट इज एक्यूट क्यून। ओके, मूव ऑन इनटू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉन्ड इन ब्रिक मेशनरी। यहाँ पर हम ब्रिक मेशनरी की डिफरेंट बॉन्ड्स की बात करेंगे, मतलब आप जो ईच कोर्स या ईच लेयर होती है उसको कैसे अरेंज करते हैं, किस बॉन्ड में अरेंज करते हैं, यहाँ पर उन सब बारे में बात करेंगे हम। तो फर्स्ट वन इज है हेडर बॉन्ड। हेडर बॉन्ड क्या होता है? ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ हेडर अरेंजमेंट। मतलब जो आपकी एवरी कोर्स, मतलब ईच लेयर जो होगी वो किस वे में अरेंज होगी? हेडर अरेंजमेंट में होगी। मतलब हर कोर्स में आपके हेडर प्लेस किए जाएंगे। टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट यूज्ड 3/4 बैट और 3/4 बैट। यहाँ पे आपको वर्टिकल जॉइंट ब्रेक करने के लिए जो आपको बैट यूज़ करते हैं वो होता है 3/4 बैट या 3/4 बैट। मतलब वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक, मतलब जैसे आपने एक कोर्स या एक लेयर आपने प्लेस की ब्रेक की, उसके ऊपर आपको दूसरी कोर्स प्लेस करना है ब्रेक की, तो आपकी जो दो ब्रेक के बीच में जो जॉइंट्स होता है उसको ब्रेक करने के लिए आप एक बैट का यूज़ करते हैं जो होता है 3/4 बैट या 3/4 बैट। इसका यूज़ करते हैं आप क्यून पर, एंड जो इसकी थिकनेस होती है वो 2 हाफ ब्रेक के बराबर होती है। क्योंकि आप एवरी कोर्स में हेडर अरेंजमेंट कर रहे हैं, हर ब्रेक में आप हेडर लगा रहे हैं, तो हेडर की जो आपकी लेंथ होती है वो कितनी होती है? 20 सेंटीमीटर होती है। तो जो इसकी थिकनेस होगी वो 2 हाफ ब्रेक के बराबर होगी। ओके, नेक्स्ट वन इज स्ट्रेचर बॉन्ड। ईच लेयर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेचर बॉन्ड। मतलब आपकी जो एवरी कोर्स होगी, जो आपकी हर लेयर होगी वो किससे बनी होगी? स्ट्रेचर से बनी होगी। टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट यूज्ड हाफ वेट। यहाँ पे वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए आप हाफ वेट का यूज़ करेंगे। जो उसकी थिकनेस होती है वो हाफ ब्रेक के बराबर होती है। क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड है तो स्ट्रेचर बॉन्ड में थिकनेस कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर ही होगी। क्योंकि स्ट्रेचर में आप उसको प्लेस करेंगे तो जो आपकी थिकनेस देखेंगे वो विड्थ के साइड से देखेंगे अपन, तो जो उसकी थिकनेस होगी वो हाफ ब्रेक के बराबर होगी। नेक्स्ट वन इज इंग्लिश बॉन्ड। प्लेस्ड अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स। तो यहाँ पर आप अल्टरनेट मैनर में हेडर एंड स्ट्रेचर कोर्स को प्लेस करेंगे। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक स्ट्रेचर की कोर्स प्लेस की, देन एक हेडर की, फिर अगेन स्ट्रेचर, देन अगेन हेडर। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो होता है इंग्लिश बॉन्ड होता है। टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट यूज्ड हाफ क्वीन क्लोजर। यहाँ पे आप वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए हाफ क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं। थिकनेस ऑफ इंग्लिश बॉन्ड 2 हाफ ब्रेक के बराबर होती है। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्लेमिश बॉन्ड। इन एवरी कोर्स प्लेस्ड अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर। तो यहाँ पर आप ईच लेयर या एवरी कोर्स में आप अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर को प्लेस करते हैं। मतलब आप एक लेयर बिछाएंगे, उसमें एक हेडर, देन स्ट्रेचर, देन हेडर, देन स्ट्रेचर। इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है फ्लेमिश बॉन्ड कहलाता है। टू ब्रेक द वर्टिकल जॉइंट यूज्ड हाफ क्वीन क्लोजर। यहाँ पे भी आप सेम वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए हाफ क्वीन क्लोजर का यूज़ करते हैं, एंड थिकनेस भी सेम होती है, 2 हाफ ब्रेक के बराबर होती है। सो जो आपका फ्लेमिश बॉन्ड होता है वो आप एस्थेटिक पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं, एंड इंग्लिश बॉन्ड आप स्ट्रेंथ के लिए यूज़ करते हैं। तो आप स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड होती है वो आपकी ज़्यादा होती है स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड से। यहाँ पर एक और बॉन्ड होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। यहाँ पर आप जो वर्टिकल जॉइंट को ब्रेक करने के लिए जो बेट यूज़ करते हैं इट इज़ हाफ बेट। थिकनेस ऑफ डबल फ्लेमिश बॉन्ड वुड बी 3 हाफ ब्रेक। यहाँ पे जो आपकी थिकनेस होगी डबल फ्लेमिश बॉन्ड की दैट इज इक्वल टू 3 हाफ ब्रेक। ये आपको मैं बता चुका हूँ, स्ट्रेंथ ऑफ इंग्लिश बॉन्ड इज ग्रेटर देन स्ट्रेंथ ऑफ फ्लेमिश बॉन्ड। मतलब जो इंग्लिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ होगी वो आपकी फ्लेमिश बॉन्ड की स्ट्रेंथ से ज़्यादा होगी। ओके, तो यहाँ पर आपने डिफरेंट बॉन्ड की स्टडी कर ली है इन मेशनरी कंस्ट्रक्शन। तो आप इन डिफरेंट अरेंजमेंट से, इन डिफरेंट बॉन्ड्स की हेल्प से आप वॉल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक के क्या क्या टाइप होते हैं, इन ब्रिक को किस किस बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन इज ए क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इट्स यूज। फर्स्ट क्लास ब्रिक यूज्ड एज पॉइंटिंग वर्क वेयर रिक्वायर्ड हाई स्ट्रेंथ। जिस प्लेस पर आपको हाई स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आप फर्स्ट क्लास ब्रिक का यूज़ करते हैं। सेकंड क्लास ब्रिक नॉर्मल ब्रिक मेशनरी वर्क, जो आपका नॉर्मल वॉल्स बनाने में, या आप कहें कि सब स्ट्रक्चर में जो भी आपकी ब्रिक्स यूज़ होती है कंस्ट्रक्शन में वो क्या कौन सी होती है? सेकंड क्लास ब्रिक। थर्ड क्लास ब्रिक फाउंडेशन वर्क, बाउंड्री वॉल, बिल्डिंग टेम्परेरी स्ट्रक्चर। मतलब बिल्डिंग के टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाने में फाउंडेशन वर्क, मतलब सब स्ट्रक्चर में जो आप ब्रिक यूज़ करते हैं वो होती है थर्ड क्लास ब्रिक। इन फोर्थ क्लास ब्रिक बेलास्ट वर्क इन फ्लोरिंग।
मतलब जो ब्रेक के छोटे छोटे पीसेस होते हैं उनका यूज़ आप बैलास्ट वर्क में फ्लोरिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ फोर्थ क्लास ब्रेक। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक। कॉमन ब्रेक, थर्ड एंड फोर्थ क्लास ब्रेक, इंजीनियर ब्रेक, सेकंड क्लास ब्रेक एंड फेसिंग ब्रेक, फर्स्ट क्लास ब्रेक। तो आपको इनके यूजेस आपको मैं ऊपर बता चुका हूँ, जो थर्ड क्लास एंड फोर्थ क्लास ब्रेक का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, बट आप इनके नाम याद रख लीजिए कि थर्ड एंड फोर्थ क्लास ब्रेक कॉमन ब्रेक होगी, एंड सेकंड क्लास ब्रेक इंजीनियर ब्रेक, एंड फर्स्ट क्लास ब्रेक फेसिंग ब्रेक। थर्ड वन इज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन बर्निंग। यहाँ पे आप बर्निंग के बेसिस पे भी ब्रेक को क्लासिफाइड कर सकते हैं। जब आप ब्रिक को भट्टी या किल्न में बर्न किया जाता है तो इसको आप डिफरेंट लेयर्स के थ्रू अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे फ्लूम के सबसे नियरेस्ट लेयर होती है तो वो क्या होती है, उसको हीट सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र होती है। तो जो ब्रिक कहलाती है वो क्या होती है, आर्क ब्रिक कहलाती है, उसको क्या बोलेंगे, ओवर बर्न ब्रिक, मतलब सबसे ज़्यादा हीट ट्रांसफ़र उसमें होती है। उसके ऊपर जो लेयर होगी वो प्रॉपरली बर्न ब्रिक होगी और उसका नाम क्या होगा, बॉडी ब्रिक, क्योंकि उसमें हीट थोड़ी कम ट्रांसफ़र होगी, प्रॉपरली बर्न हो जाएगी वो। जो टॉप लेयर होती है जो सबसे फार होती है आपकी फ्लूम से, वो ब्रेक कौन सी होती है, अंडर बर्न ब्रेक, मतलब वहाँ पे हीट ट्रांसफ़र बहुत कम होता है, तो उसको क्या बोलेंगे आप, अंडर बर्न ब्रेक। एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन होल्स, होल्स के बेसिस पे आप ब्रेक को क्लासिफाइड करेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ हॉलो ब्रेक, इसमें जो आपका होल का एरिया होगा वो लेस देन 25% होगा। एंड सेकंड वन परफोरेटेड ब्रिक्स, इसमें आपका जो एरिया ऑफ होल होगा वो ग्रेटर देन 25% होगा। सो आप डिफरेंट टाइप्स की ब्रिक डिफरेंट कंस्ट्रक्शन में यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन ब्रिक। ब्रिक्स में कौन कौन सी डिफेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज चफ, फॉलिंग ऑफ रेन वाटर ओवर रिसेंटली बर्न ब्रिक। जो आपकी रिसेंटली बर्न ब्रिक होती है वो डायरेक्टली रेनफॉल के कॉन्टेक्ट में आती है, तो आपका जो डिफेक्ट्स क्रिएट होता है ऑन द ब्रिक, दैट इज चफ। सेकेंड वन इज लैमिनेशन, व्हेन एयर ट्रैप्ड इन द ब्रिक्स कॉज क्रैक एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ। जो आपके ब्रिक के वॉइड्स होते हैं यदि उसमें एयर ट्रैप्ड कर जाती है तो आपकी ब्रिक्स में क्रैक कॉज होने लगते हैं एंड ब्रिक की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट्स इज लैमिनेशन। थर्ड वन इज ब्लिस्टर, ड्यू टू एब्रेशन ऑफ मूविंग वाटर इन सीवर एंड ड्रेन्स। तो जो आपकी सीवर लाइन्स होती हैं या ड्रेन्स पाइप होते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, ब्रिक की लाइनिंग की जाती है। तो इसमें क्या होता है, जब वाटर मूव करता है तो वाटर के मूवमेंट के कारण इसमें एक डिफेक्ट्स क्रिएट होता है, दैट इज ब्लिस्टर। ओके, सो नेक्स्ट वन इज स्पॉट, स्मॉल डॉट्स ऑन ब्रिक सरफेस ऑफ सम कलर। आपकी ब्रिक्स पे जो कुछ कलर के डॉट्स प्रेजेंट होते हैं तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलते हैं आप, स्पॉट। नेक्स्ट वन चेक, व्हेन लाइम इन एक्सेस क्वांटिटी देन स्मॉल क्रैक्स अपीयर ड्यू टू मेल्टिंग। जब आपकी ब्रिक में आपने जब वहाँ पे इंग्रेडिएंट्स की बात की थी तो आपने लाइम में देखा था, जब लाइम की क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो वहाँ पे स्लैकिंग एक्शन क्रिएट हो जाता है। तो सेम यहाँ पे जब आपकी लाइम की क्वांटिटी एक्सेस हो जाती है तो आपके ब्रिक्स में क्या क्रैक्स अपीयर होने लगते हैं, स्लैकिंग एक्शन के कारण उसमें क्या होता है, हीट का एक्सपांशन होने लगता है। तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे आप, चेक। लास्ट वन इज ब्लाउटिंग, स्वेलिंग ऑफ ब्रेक ड्यू टू हाई कार्बोनियस कंटेंट। यदि आपकी ब्रिक में कार्बन कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो ब्रिक आपकी फूलने लगती है, तो इस टाइप के डिफेक्ट्स को क्या बोलेंगे आप, ब्लाउटिंग। ओके, here in this miscellaneous topic I will tell you some important points related to bricks। यहाँ पे हम ब्रिक्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे। फर्स्ट वन इज नंबर ऑफ ब्रिक इन 1 मीटर क्यूब। नॉमिनल साइज ऑफ कन्वेंशनल ब्रिक 460 ब्रिक्स, स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स 649 ब्रिक्स एंड नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक्स 500 ब्रिक्स। वेट ऑफ वन ब्रिक इक्वल टू 3.5 kg या 3 to 3.5 kg तक वेरी करता है। वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक इक्वल टू 1500 to 1800 kg। तो आपकी नॉमिनल साइज की मॉड्यूलर ब्रिक्स कितनी होती है 1 मीटर क्यूब में, 500, एंड एक ब्रिक का वेट होता है 3 to 3.5 kg। तो वेट ऑफ 1 मीटर क्यूब ऑफ ब्रिक कितना हो जाएगा, 1500 to 1800 kg। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्रिक इक्वल टू 1.6 to 2.9, एंड फॉर गुड क्वालिटी के लिए आपकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ब्रिक की 2.6 to 2.9 तक वेरी करती है। डिगिंग ऑफ अर्थ इज 1500 to 2000 mm डीप फॉर सिंगल स्लॉट। जो आप प्रिपरेशन ऑफ क्ले में आप डिगिंग की थी, डिगिंग के लिए आप जो सिंगल स्लॉट में जो डिग करते हैं वो कितना तक डीप करते हैं, 1500 से 2000 mm, मतलब 1.5 से 2 मीटर तक डीप फॉर अ सिंगल स्लॉट। मेलिंग प्रोसेस इज डन व्हेन हाइट अप टू 60 to 120 सेंटीमीटर। मेलिंग प्रोसेस कब होती है, जब आपकी जो आपने क्ले को स्प्रेड किया है उसकी हाइट कितनी हो जाए, 60 to 120 सेंटीमीटर तक हो जाती है, तब आप मेलिंग प्रोसेस को कराते हैं। इन टेम्परिंग प्रोसेस सॉइल इज लेड हाइट अप टू 30 सेंटीमीटर। टेम्परिंग प्रोसेस में जो आपकी सॉइल को स्प्लिट करते हैं उसकी हाइट कितनी होती है,
30 सेंटीमीटर तक। इफ़ वी हैव सॉफ्ट मड यूज़ हैंड मॉल्डिंग एंड फॉर स्टिफ मड यूज़ मशीन मॉल्डिंग। यदि आपके पास जो आपने प्रिपरेशन ऑफ क्ले किया था, जो आपने क्ले को प्रिपेयर करके जो आपको ऑप्टेन होता है, यदि वो सॉफ्ट है तो आप जो मॉल्डिंग करते हैं उसको हैंड से करते हैं, यदि आपको स्टिफ है तो आप मशीन मॉल्डिंग का यूज़ करेंगे। आर्टिफिशियल ड्राइंग एट 120 डिग्री सेल्सियस। जो ड्राइंग प्रोसेस में आप आर्टिफिशियल ड्राइंग कराते हैं, जिसमें आप 15 to 30% मॉइस्चर कंटेंट कहाँ तक ले आते हैं, अप टू 2 to 3%। तो जो आर्टिफिशियल ड्राइंग होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है, 120 डिग्री सेल्सियस पे। 2 to 3 मॉइस्चर कंटेंट रिमूव एट 450 डिग्री सेल्सियस, दैट इज़ डिहाइड्रेशन। जब बर्निंग प्रोसेस में आप कराते हैं तो बर्निंग प्रोसेस में जो आपकी ब्रिक रहती है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना प्रेजेंट होता है, 2 to 3% तक। तो जो आपका 2 से 3% तक मॉइस्चर कंटेंट जो रिमूव हो जाता है वो 450 डिग्री सेल्सियस पे रिमूव हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं आप, डिहाइड्रेशन। ऑक्सीडेशन एंड फ्यूजिंग ऑफ इंग्रेडिएंट्स एट 650 डिग्री सेल्सियस टू 900 डिग्री सेल्सियस। जो आपके डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की फ्यूजिंग होती है वो किस टेम्परेचर पे होती है, 650 to 900 डिग्री सेल्सियस पे। फॉर लो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 900 डिग्री सेल्सियस टू 1100 डिग्री सेल्सियस। जो आपकी लो रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स होती हैं, मतलब अंडरबर्न ब्रिक्स होती हैं, उनका टेम्परेचर राइज कहाँ तक हो जाता है, 900 डिग्री सेल्सियस से 1100 डिग्री सेल्सियस। एंड फॉर हाई रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, मतलब ओवरबर्न ब्रिक जो कहलाती हैं, टेम्परेचर राइजेस फ्रॉम 900 डिग्री सेल्सियस टू 17 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर कहाँ तक वेरी कर जाता है यहाँ पे, 900 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक। ओके, सो यहाँ पर हमने बिल्डिंग मटेरियल के पार्ट ब्रिक्स से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड डे टू ऑल।